Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस का 12वां चैप्टर है, वन हमारी जीवन रेखा। इसमें वनों के विशेषताओं के, वनों के प्रकार को और भारत में वनों का क्या महत्व है, पर्यावरण की दृष्टि से वन क्या महत्वपूर्ण है और जीव जंतुओं के लिए वन कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। क्लास 7 साइंस के एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर है वन हमारी जीवन रेखा। जो हमारे जंगल हैं, फॉरेस्ट है, वो हमारी जीवन रेखा कैसे हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। और ये इस टॉपिक में पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक को भी इसमें शामिल किया गया है, तो पर्यावरण के इंपॉर्टेंट व्यू से भी इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। लिखा है कि एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। मोहम्मद अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। मतलब एक कहानी के शुरू से, कहानी के माध्यम से इस जो है लेसन को शुरू किया गया है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की। शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। ठीक है। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मतलब जो कारखाना लगाया जा रहा है जंगल को काट करके, उसका विरोध किया। तो इसका मतलब है कि जंगलों को जो काटा जा रहा है उसमें औद्योगिक जो विकास है वो भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे लिए हमारा फेफड़ा होता है। इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। तो पेड़ों को क्या कहते हैं? हरा फेफड़ा कहते हैं। और पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेजन वन को कहते हैं। तो आप इस मैप पे देख सकते हैं कि जो अमेजन वन है वो बहुत ही घना होता है और अमेजन वन में 20% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन पूरे पृथ्वी में अकेले होता है। और इसे हम विश्व का फेफड़ा अमेजन वन को भी कहते हैं। और जंगल को भी हम हरे फेफड़ों के नाम से ही जानते हैं। आगे लिखा है, वन जो है जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। ठीक है। आगे लिखा है वन भ्रमण। यहीं से कहानी शुरू होती है इस पूरे चैप्टर की। इसी से हमें बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, क्योंकि हम जब कहानी तरह एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तब हमें जो है एक व्यू समझ में आता है और कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पे समझ में आने लगते हैं। लिखा है, एक रविवार प्रातः बच्चे जो है चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसे कुछ वस्तुएं लेकर के प्रोफेसर अहमद के साथ जो है साथ गांव के समीप के वन की ओर निकले। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का जो है टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने के लिए ले जा रहा था। इसका मतलब है कि जो वन क्षेत्र होता है वो मवेशियों के लिए चारा भी होता है। उन्होंने पाया कि टीबू अब बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए मतलब आनंद फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू किया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठा करके सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज़ हमें इससे यही कहानी से पता चला कि वन में जो है शोरगोल करने से जो जंतु होते हैं वनों में रहने वाले, उनकी सुनने की क्षमता अलग होती है, तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो ध्वनि प्रदूषण जो है ये वनों में जो है बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जो वहाँ पे जीव पाए जाते हैं। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकते हैं। मतलब कोई टीले पे ले गया। बच्चे जो है आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन नहीं दिखाई दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण बना रखा था। यद्यपि आवरण
समान रूप से हरा नहीं था। वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी और जो है हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी जो है तरोताजा जो है और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों के ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत करने को कहा और क्योंकि यह वहां का सामान्य घटना थी, तो जंगलों में इसे ऐसी घटनाएं बिल्कुल सामान्य होती हैं। ठीक है। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और जो है ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहां विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। तो पक्षियों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई अजनबी आ गया है। जंतु अक्सर अन्य जो है जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। जंगलों में भी ऐसा उनकी अपनी ध्वनि होती है, जब कोई उनको खतरा होता है तो चिल्लाते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि जो है सूकर वरा जो है सुअर होती है और गौर जो है वाइसन गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब वो कोर एरिया में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सघन वन पाए जाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें जो है वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जानवर रहते हैं। आगे लिखा है, बूझो और पहेली को याद आया कि उन्हें क्लास 6 में वनों को आवास के रूप में पढ़ाया गया था। तो वन भी एक आवास है। किसका? तो पर्यावरण के आवास होते हैं वन। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जंगल में तरह तरह के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। आगे लिखा है, अब वह स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। तो याद रखना, जो जंगल होते हैं याद रखना वो जंतुओं के भी और पादपों दोनों के आश्रय या आवास होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आवास के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं नीम का पेड़ है, ये बांस का है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको शीशम और सेमल के वृक्ष को भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। आगे लिखा है, जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खेर जो है आंवला, बांस जो है अचनार आदि के वृक्षों की पहचान में करने में उनकी मदद भी की थी। ठीक है। आगे प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाक और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की जो है विसर्पी लताएं भी होती हैं और जो है अरोही लताएं भी लिपटी हुई होती हैं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा है, जिससे वो वन के अंदर काफी अंधकार था। तो याद रखना, जो घने वन होते हैं उसमें सूर्य की रोशनी अंदर तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे वन सदाबहार वन कहलाते हैं। इसे हम जो है उष्णकटिबंधीय या विषुवत-रेखीय वन भी कहते हैं, जहाँ पे सूर्य रोशनी नहीं पहुंच पाती जमीनों तक, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा घने वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्रियाकलाप की ओर देखते हैं। तो लिखा है, अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। ठीक है। आगे लिखा है, आपकी सूची में जो है कास्ट अगर कहीं लिखा हो उसका मतलब लकड़ी होता है से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां, फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा, औषधीय पादप, जड़ी बूटियां भी वनों से ही प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं? हमें वनों से मिलती है। और यही इसीलिए हम हमारा लेसन का नाम भी है वन जो है हमारी जीवन रेखा होते हैं। तो इसीलिए हम बहुत सी चीजों पर वन पे ही डिपेंड होते हैं। इसलिए वन को बचाए रखना बहुत जरूरी होता है। शीला समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन वनों को किसने लगाया होगा। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन की भूमि उनके अंकुरण और जो है नवोदित और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। याद रखना, इनको हम प्राकृतिक वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने आप नष्ट होते हैं और अपने आप ही ये पुनः जो है इनका विकास होता है। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में जो है वृद्धि कर पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है तो शिखर कहलाता है। तो जो ऊंचे वन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। आगे लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह वो काम करती हैं। तो कई जो वन होते हैं वो कई लताओं में काम जो है फैले होते हैं और जो ऊपर होते हैं उन्हीं को हम बितान कहते हैं। तो लिखा भी है इस तरह दिखाई देते हैं जिन्हें हम बितान या जो है कैनोपी कहा जाता है। ठीक है।
आगे लिखा है क्रियाकलाप जो है, आगे बढ़ते हैं 2 में लिखा है पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका जो है जो दी गई है, जो हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। वो आपको जो तालिका के बारे में बताया गया तो बच्चों के लिए ये किया गया है, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, आगे क्रियाकलाप में देखते हैं, लिखा है अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके पास जो है उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इन कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखेंगे उनकी विशेषताओं जैसे उनकी लंबाई, उनकी पत्तियां का आकार कैसा है, उनका शिखर कैसा है, पुष्प कैसे हैं, फलों को सूचीबद्ध कीजिए। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वो किस प्रकार के वन होते हैं। आगे लिखा है प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और जो आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। तो हम जो हमारे वन पाए जाते हैं उनमें याद रखना उनकी आकृति और उनकी ऊंचाई अलग अलग पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की हर जगह की जलवायु क्या होती है, अलग होती है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, उन्हें हम अधोतल कहते हैं। आगे लिखा है विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की मतलब परतें होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे ऊपर वन होते हैं, वन के नीचे झाड़ियां होती हैं और उसमें जो है घास के मैदान भी पाए जाते हैं। तो हर तरह के वन उसमें अलग अलग परतों में बने होते हैं। आगे लिखा है क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? तो बूझों ने पूछा किससे? अहमद से। तो याद रखना नहीं, तो वन याद रखना सभी वनों में वृक्ष एक समान नहीं होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं जैसे ये वन है तो इसमें कुछ बड़े बड़े आकार के पेड़ हैं, तो कुछ छोटे आकार के पेड़ हैं, तो कुछ वहाँ पे और उससे छोटे हैं, कुछ यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो आप घास के मैदान दिखाई देंगे। तो आपको अलग अलग वन में अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और इसी को हम कहते हैं जैव विविधता, तो क्योंकि इसमें विविधताएं अलग प्रकार की बनी होती हैं। आगे लिखा है जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और वन और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो याद रखना जो वनों में जो अंतर पाया जाता है वो चाहे वो पादपों में अंतर कोई पाया चाहे उसमें किस्म में अंतर पाया जाए तो उससे वो जलवायु कारण होता है। वो जलवायु डिसाइड करता है कि कहाँ कौन से वन पाए जाएंगे, उनकी कौन कौन सी लकड़ियाँ भी पाई जाएंगी। ठीक है, आगे लिखा है जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं। तो ध्यान रखना जलवायु ही ऐसा कारण है जो वनों के में अंतर बताता है और साथ में जंतुओं के प्रकार में भी अंतर बताता है। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाकों के मतलब जो छोटे घास के मैदान होते हैं, तो छोटे जो पेड़ होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। तो शाकों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मड़ाते हुए खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और जो है वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई। तो बहुत सारे पौधों की जो है बीज चिपक जाते हैं और दूसरी जगह जाके वो क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। अब आप देखेंगे किसी जंगल में जाएंगे जब, तो वहाँ भूमि का जो है जंगल की भूमि इसी तरह होती है। वहाँ पे देखेंगे तो छोटे छोटे घास लगी हुई है और उसी में देखेंगे तो पत्तियां भी पड़ी हुई हैं, बिल्कुल मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है और ये सब उपजाऊ मिट्टी ही बाद में बन जाती हैं सड़ गल के। आगे लिखा है बच्चों को जो है वृक्ष की छाल, पौधों की पत्तियां, वन भूमि का सड़ गल रही जो है पत्तियों पर अनेक कीड़ जो है मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे तथा विभिन्न छोटे जंतु दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन जीवों के चित्र बनाने प्रारंभ किए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वहां सूखी और क्षयमान पत्तियां, फल, बीज और टहनियां और छोटे शाकों से ढकी हुई थी और क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। ठीक है, आगे लिखा है बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली थी। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर जो है चलना किसी जो स्पंजी जो है गलीचे चलने के समान था। मतलब पत्तियां इतनी मोटी थी जब उस पर पैर लोग रखते थे जैसा लग रहा कोई जो है स्पंज वहां पर रखा गया है। इसी चीज को वहां पर इसमें समझाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है क्रियाकलाप की ओर बढ़ते हैं। लिखा है एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियां आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इनके ऊपर कुछ जल की भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म रहता है? तो बिल्कुल गर्म रहता है, क्योंकि उसमें जो बहुत सारे अपघटित पदार्थ होते हैं तो उससे जो बहुत सारी गैसें निकलती हैं तो गड्ढे में जो है बहुत गर्म महसूस होगा, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पहेली ने पूछा वन में इतने सारे वृक्ष, यदि हम
कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये तो अगर मान लो हम वृक्षों को काट देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया क्या फर्क पड़ेगा। लिखा है कि तुमने स्वपोषी, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तो स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन दूसरों बनाते हैं। और जो मृतपोषी होते हैं वो अपना भोजन मृत जानवरों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे चींटी हो गया या फिर कोई जो है जीवाणु हो गया। ठीक है, आगे है, तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु चाहे वह शाकाहारी हो अथवा मांसाहारी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनको शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं। तो अगर पादप नहीं रहेंगे तो शाकाहारी भी नहीं रहेंगे और मांसाहारी भी जानवर नहीं पाए जाएंगे। तो इसलिए पूरा पायतंत्र क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। आगे है, जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, उन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेते हैं और इसे हम खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, जो घास होती है तो घास में पहले कीट होते हैं। ठीक है, और कीट किसको खाते हैं, घास को। मेढक किसको खाते हैं, कीट को। सर्प किसको खाते हैं, मेढक को। और गरुड़ किसको खाते हैं, सर्प को खाते हैं। तो इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब आप समझिए कि अगर घास नहीं हो तो कीट भी नहीं होंगे, मेढक भी नहीं होंगे और सर्प नहीं होंगे तो गरुड़ भी नहीं होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं पूरा पायतंत्र क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए सबका रहना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होती हैं, बिल्कुल होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई जो है विघ्न पड़ता है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित हो जाएंगे। अगर हम वृक्ष को काट देंगे तो शाकाहारी जंतु भी क्या हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। और जब शाकाहारी जंतु नहीं रहेंगे तो मांसाहारी जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सब एक दूसरे पे क्या है, निर्भर हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस जो है से देखने के लिए कहा। जो हैंडलेस नहीं होता जिससे जो है किताबें पढ़ी जाती हैं, उन्हें जो है क्षयमान पत्तियों पर इन्हें नन्हे मशरूम दिखाई दिए। इन्हें जो है जो नन्हे कीटों और मिली जो है पीडो चींटियों और जो है भिंगों की सेना भी उन पर दिखाई दे रही थी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उन जो पत्तियां गिर गई थी जमीन में उनको सड़ाने गिराने का अर्थात अपघटन का काम कर रहे थे। आगे बताता हूं मैं अभी। इन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकते हैं वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो मिट्टी में अगर ह्यूमस होता है तभी मिट्टी उपजाऊ होती है। तो याद रखना, जो पत्ती होती है उसको ये सब क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसी को खा करके और ह्यूमस में बदल देते, तभी मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है मैप समझाया गया, पर इसको हम देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और याद रखना ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है जिससे पौधों को भोजन मिलता है और पौधे होंगे तब बारिश भी होगी। ठीक है, और याद रखना पौधे होंगे तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पक्षी भी वहां पर पाए जाएंगे। मानव के लिए भी ये जो है एक घूमने का अच्छा क्षेत्र हो जाता है। जल है, यहाँ पे मृदा होती है जंगल में, अब घटक जीव पाए जाते हैं और पोषण स्तर भी होता है। तो संपूर्ण जंगल जो है आप देख सकते हैं एक तरह से पूरा पायतंत्र होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसी में ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता होती है, तो मृदा उपजाऊ हो जाती है जिससे फसलों का उत्पादन अधिक होता है।
पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। तो ये अपघटक होते हैं जो, याद रखना, जीव जंतुओं को सड़ा करके, पेड़ पौधों को सड़ा करके और इन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की विभिन्न उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निमुक्त होते हैं। याद रखना, जो ह्यूमस होता है उसी द्वारा जो है, याद रखना, जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा में मिल जाते हैं, जिससे उससे मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है। आगे लिखा है, वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पदार्थ जो है पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाते हैं तो उसका क्या होता है? तो टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। तो जो जीव मर जाते हैं वो इन सब का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, सब एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह भी समझाया कि वनों को हरे जो है फेफड़े क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की उत्पत्ति ज़्यादा होती है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निमुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के शोषण के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रहते हैं। तो याद रखना, जो पौधे होते हैं वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं और ऑक्सीजन बढ़ाते रहते हैं। तो एक तरह से संतुलन क्या होता है? बना रहता है। आगे लिखा है जो है, इसलिए वनों को हम हरे फेफड़े कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में भी यही होता है। हमारे शरीर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है। तो वही काम पौधे भी करते हैं, पेड़ भी करते हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बोझों ने याद दिलाया कि जो है उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आगे लिखा है, जल चक्र के बारे में आगे हम बताएंगे। यहाँ लिखा है के बारे में पढ़ा था, वृक्ष अपने मूल से जल अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निमुक्त करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? जब भोजन बनाते हैं तो उस दौरान होता क्या है, ये पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जब वाष्पोत्सर्जन करते हैं तो जो जल होता है वो जल वाष्प बदल जाके वो बादल बनता है और उससे वर्षा भी होती है। तो जहाँ वृक्ष होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक संतुलन दिखाया गया है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, पादप इसको ले लेते हैं, इसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं और ऑक्सीजन के बाद जंतु में जाते हैं, जंतु से फिर कहाँ जाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है साइकिल के रूप में। आगे लिखा है, यदि वृक्षों की संख्या कम होती है तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होगा? तो जल चक्र बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा और वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जो है, टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है। वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। जो जनजातियां हैं वो भी वनों में रहती हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर होते हैं। तो हमारी जो जनजातियां होती हैं वो वनों पर क्या होती हैं? निर्भर होती हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जो है जल और औषधियां प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहां के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते भी हैं। बोझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड जो है उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियां और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसाहारी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो बड़ी बड़ी झाड़ियां जो है उसी में शाकाहारी जंतु छुपे होते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। आगे लिखा है, टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ किया। अचानक कुछ देर टेक कर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की जो है लीद दिखाई, जो उनके जो है पोटी होते थे। विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर ही करते हैं। तो हमारे यहाँ जो पशुओं और वन्य जीव की गणना होती, चाहे वो आपके
टाइगर की गणना हो, चाहे हाथियों की गणना होती है, या फिर जो है चीता की गणना होती है कहीं पर, तो वो ऐसे ही की जाती है। तो उनकी लीद और पदचिन्हों के माध्यम से ही गणना करते हैं कि कितने बाघ हमारे देश में हैं। बोझों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान डेयरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक जो है भृंग और कैटल पेलर लावा पनप रहे थे, मतलब कीटाणु, और अनेक नवोविध भी अंकुरित हो रहे थे, जिसे हम मशरूम कहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोविध कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को खा लेते हैं। जब बीजों को खा लेते हैं तो वो उनके जो है लीद के माध्यम से पुनः जन्म लेते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। तो जंतु भी जो है वृक्षों को बढ़ाने में, क्योंकि वो बीज खा लेते हैं, तो उससे भी जो है बहुत सारे नए नए जो है पादप या पौधे निकल आते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पोषक तत्व भी होता है। आगे लिखा है, यह सुनने के बाद बोझों ने अपनी नोटबुक में नोट किया कि पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय दे करके वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। तो याद रखना, जो शाकाहारी जंतु होते हैं और मांसाहारी जंतु होते हैं, सबको वन क्या करते हैं, याद रखना, आश्रय देते हैं, मतलब एक आवास देते हैं। तो शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता को से भरपूर होती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा कि इनमें इतनी क्षमता होती है प्रकृति में कि जो पीपल के पेड़ होते हैं वो दीवार पर भी उग जाते हैं। ठीक है, तो इतनी क्षमता प्रकृति में होती है। ठीक है, आगे लिखा है, अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस आ रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि पत्तियों से टकराते हुए वो आ रही थी। तो वन, ये देख सकते हैं, ठीक है, जो वर्षा हो रही है, तो आप देख सकते हैं। तो याद रखना, जैसे ये वर्षा हो रही है और ये वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों से जो है, पेड़ों से जो है, ये जलवाष्प बाहर निकलता है, वही बादल बन के पुनः क्या करता है, वर्षा करता है। तो वर्षा की बूंदें यहाँ जो पड़ रही हैं, यहाँ नीचे देखेंगे तो आप बहुत कम मात्रा पहुँचते, क्योंकि वो पत्तियों से लगते हुए आती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, जो है बितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को जो है विच्छेदित कर रही हैं, अर्थात छोटे छोटे फुहार में परिवर्तित कर रही हैं, मतलब कर रहती है। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा है। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी हुई है। लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुक जाती है। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर जो है गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जल क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। बूझों ने मन ही मन में सोचा कि यदि इतनी तेज वर्षा उनके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर जाती। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में पेड़ों को क्या समस्याएं हो रही है, काटने से क्या क्या हो रहे हैं। तो बाढ़ आ जा रही है, ये चीजें सब वनों के काटने से हो रहा था। यहाँ लिखा भी है कि मान लीजिए अगर वन जो है काट दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। तो लिखा है, यदि वन नष्ट हो गए तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध सकती है, जिससे बाढ़ आ जाएगी। और हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोहण घातक है, क्योंकि हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, तो ये हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, हम आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है, तो क्या होता है, तो क्या होगा, बाढ़ आ जाती है, लोग जगह जगह पे जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे जो है अवस्रावित होने देते हैं।
यह वर्ष भर भौम जल को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो ग्राउंड वाटर को बनाए रखने में वन हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। तो वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज को चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। आगे लिखा है, इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल जो है सीधे भूजल पर गिर करके आसपास के क्षेत्र में भर सकता है और तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकता है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रहते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा जल वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास के वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती है और यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है, क्योंकि वन हमारे वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को भी अवशोषित कर लेते हैं। याद रखना, इसीलिए पेड़ों के किनारे जो है, सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं कि जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनकी आवाज गांवों तक या अन्य आवासीय क्षेत्रों तक ना पहुंच सके। तो इस प्रकार जो है, जो वन होते हैं, ये याद रखना ध्वनि प्रदूषण को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। आगे है, बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और वृक्ष के मतलब कृषि के लिए खेत लगभग जो है 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध कराए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था। तो इसका मतलब हुआ कि जंगल ज्यादा था, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे जंगल कटने लगे और कृषि क्षेत्र बढ़ते गए, और जब औद्योगिकरण हुआ तो कृषि क्षेत्र भी घटते गए। जितना आज है यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और ये लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे। उन्होंने उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा है और यह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर। तो वन कैसे नष्ट हो रहे हैं, इस चीज को यह बड़ा अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आप इस चीज को याद कर रख सकते हैं कि एग्जाम में आए तो गलत क्वेश्चन ना होने पाए। आगे लिखा है, प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास की संकल्पना है वो यही है कि हम अपनी आवश्यकताएं पूरी करते रहें और भविष्य के लिए भी हम संसाधनों को बचा करके रख सकें। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए हैं। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा कि वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी पादपों के स्रोत होते हैं। तो हमें पता चल गया कि वनों के क्या महत्व होते हैं। आगे लिखा है, हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या नोट्स के रूप में याद रखना है। तो लिखा है, वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर के बना एक तंत्र होता है। वनों की सबसे ऊपरी परत जो है वृक्ष शिखर कहते हैं, बनते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां बनी हो रहती हैं और शाक जो है वनस्पतियां सबसे नीचे की परत में पाई जाती हैं। वनों की जो है वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आगे लिखा है, वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है।
वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। मृदा जो है वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है मृदा, ठीक है। इसलिए मृदा भी जरूरी है, ठीक है, संरक्षण होना। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं जो वहाँ जनजातियां पाई जाती हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार भी प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जलचक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई है कि जो वन होते हैं वो जलवायु को, जलचक्र को और वायु की गुणवत्ता को भी क्या करते हैं, वो संतुलित रखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, जो है में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो केरोसिन वन का उत्पाद नहीं होता, जबकि गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख ये सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो पहला है कि वन जो होते हैं मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, निर्भर होते हैं, यही गलत होगा, बाकी सब सही है, ठीक है। आगे लिखा है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या होता, तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, तो इस तरह जवाब आपको दिया जाएगा सारे आंसर का। और आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके।